हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलों की या तालाबों की, जिसमें हमने उत्तराखंड को दो मंडल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में विभाजित करके गढ़वाल मंडल की झीलें और कुमाऊं मंडल की झीलों को जाना था। आज हम अपने इस लेक्चर में उत्तराखंड में पाई जाने वाली हिमानियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उत्तराखंड में जो हिमानियाँ हैं उनको भी हम गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में विभाजित करके ही समझेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो उत्तराखंड हिमानी में सबसे पहले हिमानी होता क्या है मैं आपको ये बता दूं। शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि हिमानी किसे कहा जाता है। तो हिमानी जब कोई हिमांच्छादित बर्फ की जो पहाड़ी होती है, हिमांच्छादित बर्फ की जो पहाड़ी होती है, उसमें बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा होने से बर्फ़ का क्या होता है, उस पहाड़ी में क्या होता है, बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा होने से भार उसका बढ़ जाता है और भार के कारण बर्फ़ धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है, जिसे हम हिमानी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि जब कोई हिमांच्छादित बर्फ़ के पहाड़ी पर बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उसके भार बढ़ने के कारण बर्फ़ क्या होती है, धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है, जिसे हिमानी कहा जाता है। तो सबसे पहले और वर्तमान में क्या है, जो हिमानी है हमारा ग्लेशियर जो शब्द है, इसका एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। इसका एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हिमानियाँ कहाँ होती हैं, जो जैसे हमारा उत्तराखंड हिमालय राज्य का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के हिमालय के क्षेत्र में है, तो वहाँ पर हिमानी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। तो जिससे क्या होता है, पहाड़ियों में बर्फ़ का भार बढ़ता है। उससे क्या होती है, बर्फ़ धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती है और उसको हम क्या कहते हैं, हिमानी कहा जाता है। तो हिमानी का, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अलग विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में जो कुल हिमानियों की संख्या है, कुल हिमानियों की संख्या 1500 है, ठीक है। कुल हिमानियों की संख्या कितनी है, 1500 हिमानियाँ हैं। इसके बाद हम अपने उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें, तो उत्तराखंड राज्य में हिमानियों की संख्या 917 पाई जाती है। 917 पाई जाती है। अब यहाँ पर हम 917 हिमानियों को एक एक करके तो नहीं देख सकते। यहाँ पर मैंने केवल उन कुछ हिमानियों को लिया है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं या आगे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले गढ़वाल मंडल की हिमानियों को शुरू करते हैं। गढ़वाल मंडल में हमारी सबसे पहली हिमानी बंदरपुछ, यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण हिमानी है। इसकी जो लंबाई है वो है 12 किलोमीटर लंबाई। ठीक है। और जो बंदरपुंछ हिमानी है हमारी, वो 3 हिमनदों से घिरी हुई है। तीन हिमनदों से घिरी हुई है। और ये हिमानी क्या है, बंदरपुंछ हिमानी जो है हमारी यमुना में मिल जाती है। इसके बाद जो अगली हिमानी है हमारी, वो है भागीरथी खड़क हिमानी।
भागीरथी खड़क हिमानी हमारी चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में स्थित है। और ये जो हिमानी है कलिंदी खाल नामक जल विभाजक से अलग हुई है। कलिंदी खाल नामक, जिसकी ऊंचाई है 5968 मीटर, कलिंदी खाल नामक जल विभाजक से अलग हुई है। जैसा कि मैंने आपको उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलों या तालाबों में केवल उन पॉइंट्स को बताया था जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, किताबों में भागीरथी खड़क हिमानी या कोई भी हिमानी आप देखेंगे तो वो उसके बारे में एक लंबा चौड़ा पूरा मैटर होगा, लेकिन यहाँ पर हमने केवल वही चीज़ डिस्कस करनी है जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए और टू द पॉइंट हमें अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो अगर प्रश्न में पूछा जाए, प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न में कलिंदी खाल जो भागीरथी खड़क हिमानी है वो किस प्रकार से दूसरी हिमानी से अलग हुई है या किस से अलग हुई है, तो कलिंदी खाल नामक जल विभाजक जो है उससे भागीरथी खड़क हिमानी हमारी अलग हुई है। तो और इसी के दक्षिण भाग में सतोपंथ हिमानी स्थित है। सतोपंथ हिमानी स्थित है। अब अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि भागीरथी खड़क हिमानी के समीप कौन सी हिमानी पाई जाती है, तो वो कौन सी है, हमारी सतोपंथ हिमानी। ठीक है, तो अगली जो हिमानी है इसके बाद हमारी वो है सतोपंथ हिमानी। सतोपंथ हिमानी भी चमोली जिले में ही स्थित है। सतोपंथ हिमानी हमारी चमोली जिले में स्थित है। जिसके नाम से एक झील भी है, सतोपंथ झील, गढ़वाल मंडल की एक झील है, तो वो इसी हिमानी के तलछटी में नीचे की ओर पाई जाती है। ठीक है, और सतोपंथ हिमानी जो है, सतोपंथ हिमानी केदारनाथ के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। चमोली जिले में केदारनाथ के दक्षिण पूर्व दिशा में ये हिमानी स्थित है और इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में नीलकंठ पर्वत स्थित है। दक्षिण पश्चिमी भाग में नीलकंठ पर्वत स्थित है। दक्षिण पश्चिमी भाग में नीलकंठ पर्वत स्थित है। अब जो हमारी सतोपंथ हिमानी है इसी हिमानी से हमारी अलकनंदा नदी का भी उद्गम होता है। जब मैंने आपको अलकनंदा रिवर सिस्टम बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जो अलकनंदा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, अलकापुरी हिमानी से। अलकापुरी हिमानी से। तो जो सतोपंथ हिमानी है इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, अलकापुरी हिमानी। तो सतोपंथ हिमानी को ही हम अलकापुरी हिमानी भी कहते हैं। ठीक है, अगर अलकापुरी हिमानी आता है तो सतोपंथ हिमानी या अलकापुरी हिमानी में कोई भी नाम आता है वो दोनों एक ही चीज़ से संबंधित हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। और क्या है इसमें, जो इसका अगला पॉइंट है, इसमें ये जो भागीरथी खड़क है, भागीरथी हिमानी और सतोपंथ हिमानी, के आगे के जो भाग हैं या मैं कहूं अग्र भाग इसके परस्पर मिले हुए हैं।
तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी अगली हिमानी की, जो कौन सी है, केदारनाथ हिमानी। केदार हिमानी। केदार हिमानी। तो जो हमारी केदार हिमानी है वो केदारनाथ से 10 किलोमीटर आगे स्थित है, ठीक है। और गंगोत्री से 80 किलोमीटर, गंगोत्री से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो केदार हिमानी हमारी केदारनाथ से 10 किलोमीटर आगे और गंगोत्री से 80 किलोमीटर आगे स्थित है। और ये जो हमारी हिमानी है ये लंबवत फैली हुई है। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करूं तो लंबाई इसकी 14 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी ½ किलोमीटर या 0.5 किलोमीटर भी कहीं किताबों में लिखा गया है, ठीक है। केदार हिमानी के बाद जो हमारी अगली हिमानी है, यहाँ पर केदार हिमानी किस जिले में पाई जाती है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले में केदार हिमानी पाई जाती है। इसके बाद जो हमारी अगली हिमानी है वो है खतलिंग हिमानी। खतलिंग हिमानी टिहरी गढ़वाल जिले में खतलिंग हिमानी। खतलिंग हिमानी टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और कई पर्वत चोटियों से चोटियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। इसके कई पर्वत चोटियों से घिरी हुई है, कई पर्वत चोटियों से घिरी हुई है। और अगर ऊंचाई की मैं बात करूं खतलिंग हिमानी की, तो खतलिंग हिमानी हमारी 3658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल जिले में 3658 मीटर की ऊंचाई पर कई पर्वत चोटियों से घिरी हुई है, ठीक है। पर्वत चोटियों में जो पर्वत चोटियां हैं हमारी इसकी वो हैं जोगीन समूह। उसके बाद जो हमारी इसी में अगली पर्वत चोटी है वो है स्फटिक प्रस्तवार मेरू। मेरू के बाद जो अगली पर्वत चोटी है वो है कीर्ति स्तंभ। और इसके बाद जो एक और पर्वत चोटी है वो है बार्रे कोटर, ठीक है। तो इन पर्वत चोटियों से खतलिंग हिमानी हमारी घिरी हुई है। इसके बाद जो हमारी अगली हिमानी है वो है गंगोत्री हिमानी, जो गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी हिमानी है। सबसे बड़ी हिमानी कौन सी है? गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी हमारी कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। गंगोत्री हिमानी 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी हिमानी है, ठीक है। गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी हिमानी है, ठीक है। और अगर गंगोत्री हिमानी अगर जिले किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी
तो गंगोत्री हिमानी हमारी 3900 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैंने कहा कि सबसे बड़ी हिमानी है, तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो है 30 किलोमीटर, और जो गंगोत्री हिमानी की चौड़ाई है वो है 2 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई है इसकी 30 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 2 किलोमीटर। इसके बाद जो हमारी गंगोत्री हिमानी है, इसी के दक्षिण भाग में 4 किलोमीटर आगे गोमुख स्थित है। ठीक है, दक्षिण भाग में 4 किलोमीटर आगे गोमुख स्थित है। तो गोमुख से कौन सी नदी हमारी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। तो गंगोत्री हिमानी को गोमुख हिमानी भी कहा जाता है। गंगोत्री हिमानी को गोमुख हिमानी भी कहा जाता है। इसके बाद जो इसमें अगला पॉइंट है, 4 किलोमीटर आगे गोमुख है, और गोमुख के ही ऊपर 5 से 7 किलोमीटर आगे तपोवन और नंदनवन स्थित है। तपोवन और नंदनवन स्थित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। गंगोत्री हिमानी हमारी सबसे बड़ी हिमानी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो सबसे बड़ी हिमानी गंगोत्री हिमानी है उसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर, चौड़ाई है 2 किलोमीटर। ठीक है, और इसके दक्षिणी भाग में गोमुख स्थित है, और इस गंगोत्री हिमानी को गोमुख हिमानी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो गंगोत्री हिमानी है हमारी, वो सिंगल हिमानी, या मैं इसको कहूँ एकल हिमानी ना होकर कई हिमानियों का समूह है। कई हिमानियों के मिलने से वास्तविक रूप इसका आया है। कई हिमानियों के मिलने से इसका वास्तविक रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी अगली हिमानी है वो है कोसा हिमानी। कोसा हिमानी जो स्थित है हमारी, वो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, और इसकी जो लंबाई है 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो गढ़वाल हिमालय में मैंने केवल इतनी हिमानी आपको बताई। अगर इसमें कोई और ऐसी हिमानी होगी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी कुमाऊं मंडल में पाई जाने वाली हिमानियों की। तो कुमाऊं मंडल में पाई जाने वाली हिमानी में सबसे पहली जो हिमानी है हमारी, वो कौन सी है? पिंडारी हिमानी। तो पिंडारी हिमानी किस जिले में स्थित है? बागेश्वर जिले में स्थित है। पिंडारी हिमानी से हमारी एक नदी निकलती है, वो कौन सी है? पिंडर नदी। ठीक है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। किस जिले से निकलती थी? बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है। बागेश्वर जिले में स्थित है, और नंदकोट से 30 किलोमीटर पश्चिम में। कहाँ पर? नंदकोट से 30 किलोमीटर पश्चिम में। और जो पिंडारी हिमानी है हमारी, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? मिस्टर मदेन द्वारा इसकी खोज करी गई थी। मदेन द्वारा 1846
1946 में खोज की थी। ठीक है, तो किसने इसकी खोज की थी? मिस्टर मदेन द्वारा 1846 में इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, इसके बाद जो पिंडारी हिमानी है हमारी, पिंडारी हिमानी में, इस हिमानी में कहीं कहीं पर हमें हल्के नीले और भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। वैसे तो जो हिमानी है हमारी सदैव बर्फ से ढके रहती है और सफ़ेद चादर के रूप में दिखती है, लेकिन कहीं कहीं पर पिंडारी हिमानी में हमें हल्के नीले और भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतना ये चीज़ आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस हिमानी में हमें नीले रंग के या भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। तो वो कौन सी है? हमारी पिंडारी हिमानी। पिंडारी हिमानी के बाद जो अगली हिमानी है हमारी, वो है मिलन हिमानी। मिलन हिमानी पिथौरागढ़ जिले के त्रिशूर पर्वत के समीप स्थित है। पिथौरागढ़ जिले में त्रिशूल पर्वत के समीप। तो प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मिलन हिमानी हमारे किसके समीप स्थित है? तो किसके समीप स्थित है? त्रिशूल पर्वत के समीप स्थित है। अगर जिला पूछ लिया जाए तो किस जिले में पाई जाती है? पिथौरागढ़ जिले में पाई जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है 16 किलोमीटर लंबी। तो इतना समझ में आपको आ गया। इसके बाद जो हमारी अगली हिमानी है वो है पिंडारी के बाद सुंदरडूंगा हिमानी। सुंदरडूंगा हिमानी हमारी बागेश्वर जिले में ही स्थित है। जैसा कि इसमें आपको नाम से स्पष्ट हो रहा, सुंदर डूंगा, जिसमें डूंगा का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर। ठीक है, डूंगा को स्थानीय भाषा में पत्थर कहा जाता है। इसी तो यहाँ पर क्या है, सुंदर पत्थरों की एक घाटी है, तो इसको क्या दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पत्थरों की घाटी। पत्थरों की घाटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। सुंदरडूंगा बागेश्वर जिले में स्थित है और किस प्रकार की है? सुंदर पत्थरों की घाटी के रूप में है। और डूंगा का अर्थ क्या होता है? पत्थर, जिसे स्थानीय भाषा में पत्थर कहा जाता है। तो उत्तराखंड हिमानी के अंतर्गत ये हमने जाना अपने कुमाऊं मंडल में पाई जाने वाली हिमानियों की। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो चोटी हमारी पाई जाती है। जब मैंने आपको हिमालय प्रदेश की भू आकारिकी के अंतर्गत हिमालय प्रदेश बताया था, उसमें जो चोटियों के नाम बताए थे, तो यहाँ पर मैं आपको उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चोटी और उनकी स्थिति और साथ ही उनकी ऊंचाई को बताता हूँ।
तो जानते हैं हम, जो मैंने अभी तक आपको पर्वत चोटियाँ बताई कि किस पर्वत चोटी से हमारी नदियाँ निकलती हैं या कितनी ऊंचाई पर जो चोटियों के हमारे नाम आए थे, तो उन पर्वत चोटियों की मैं यहाँ पर आपको किस जिले में पाया जाता है और उन चोटियों की क्या हाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो मैंने पर्वत चोटियाँ लिखी हैं ये बढ़ते से घटते क्रम के अनुसार लिखी है। ठीक है, प्रश्न कैसे बनता है, आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, मैं यहाँ पर आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी चोटियों को और उनकी हाइट को देखते हैं। तो सबसे पहली जो चोटी हमारी, सबसे ऊंची चोटी जो चमोली जिले में स्थित है, कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको पहले भी बताई थी, 7,817 मीटर की ऊंचाई पर यह चोटी स्थित है। इसके बाद कामेट पर्वत चमोली जिले की ही दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, वो कौन सी है? कामेट पर्वत। तो कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर उसके बाद सुनंदा हमारी पिथौरागढ़ और चमोली जिले में फैली है और इसकी जो ऊंचाई है 7,434 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद जो हमारी अगली चोटी है वो है माणा, जो चमोली जिले में ही स्थित है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब अलकनंदा रिवर सिस्टम पढ़ा था, तो माणा के समीप एक हमारी सरस्वती नदी मिलती है, तो वही जो पर्वत चोटी है माणा, तो उसकी जो ऊंचाई है वो है 7,272 मीटर। इसके बाद मुकुट पर्वत चमोली जिले में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 7,242 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद जो अगली चोटी है हमारी चौखंबा, जो उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी है, शॉर्ट में मैंने लिखा है, उत्तरकाशी और चमोली में फैली है, 2 डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,138 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद त्रिशूल पर्वत चमोली जिले में ही स्थित है और कितनी ऊंचाई पर है? 7,120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये जो जिले मैंने चोटी के नाम लिखे हैं ये मैंने बढ़ते से घटते क्रम में लिखे हैं। ठीक है, इसको आप कुमाऊं और गढ़वाल के मंडल में डिवीजन करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं और साथ ही ऊंचाई के अनुसार या बढ़ने से घटते ऊंचाई के अनुसार भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में बांट के भी इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जो सतोपंथ है हमारा, सतोपंथ उत्तरकाशी जिले में स्थित है 7,084 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद दूनागिरी पर्वत चमोली जिले में स्थित है 7,066 मीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद केदारनाथ जो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6,968 मीटर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा सतोपंथ है उत्तरकाशी जिले में, इसकी जो ऊंचाई दी है 7,084 मीटर, लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 7,075 मीटर भी दी है। ठीक है, 7,075 मीटर भी इसकी ऊंचाई दी है। प्रश्न में अगर 7,084 ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर हमारा क्या होगा? 7,075 मीटर। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो केदारनाथ रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में स्थित है, इसकी भी जो ऊंचाई दी है 6,940 मीटर। ठीक है, 6,968 मीटर। अगर ऑप्शन में 6,968 नहीं होगा तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 6,940 मीटर। तो ये थी हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है पहले की 10 चोटियां। ठीक है, 10 चोटियां सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद जो हमारी 11वीं अगली चोटी आती है 6,968 मीटर के बाद 6,940, वो कौन सी पर्वत चोटी है हमारी? सरस्वती पर्वत। ठीक है, जो चमोली जिले में ही स्थित है। इसके बाद श्री कैलाश उत्तरकाशी जिले में स्थित है 6,932 मीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद जो थलैया सागर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्तरकाशी जिले में, और टिहरी गढ़वाल, ध्यान रहे ये टिहरी गढ़वाल है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसकी जो ऊंचाई है 6,904 मीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद जो पंचाचूली है हमारी, पंचाचूली की जो ऊंचाई है वो है 6,904 मीटर, लेकिन कहीं कहीं पर जो इसकी ऊंचाई लिखी गई है वो लिखी है 6,903 मीटर। ठीक है, ये बात आप हमें ध्यान रखिएगा ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई से भी प्रश्न पूछता है कि पंचाचूली की हाइट कितनी है। तो पंचाचूली की हाइट जो किताबों में लिखी गई है 6,904, और कहीं पर जो इसकी हाइट लिखी है किसी किताब कहीं कहीं पर वो लिखी है 6,903 मीटर। ठीक है, इसके बाद नंदाकोट पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में है
ऊंचाई की अगर बात करें इसकी तो 6,861 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद हाथी पर्वत जो चमोली जिले में स्थित है, और इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो ऊंचाई इसकी है 6,727 मीटर की ऊंचाई पर हाथी पर्वत स्थित है। फिर उसके बाद गौरी पर्वत जो चमोली जिले में स्थित है, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई है इसकी 6,708 मीटर इसकी ऊंचाई। इसके बाद गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऊंचाई को अगर हम देखें तो ऊंचाई कितनी है इसकी 6,672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद जो हमारा अगली पर्वत है वो कौन सा है, नीलकंठ जो चमोली जिले में स्थित है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई कितनी है इसकी 6,597, लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 6,596 भी लिखी है, 6,596 भी कहीं इसकी ऊंचाई बताई है। इसके बाद जो हमारी अगली है अटल पर्वत चोटी जो उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 6,557 मीटर। इसके बाद शिवलिंग जिसकी जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है इसकी 6,543 मीटर। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये जो पर्वत चोटियां हमारी बढ़ते से घटते क्रम में चोटियां हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर जो मैंने लिखी है 7,817 और सबसे ऊंचाई में जो सबसे कम है 6,543 मीटर। यहाँ पर मैंने केवल उन्हीं चोटियों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है या इन चोटियों से प्रश्न पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। अब प्रश्न इसमें बनता कैसे है मैं आपको ये बता दूं। प्रश्न में सबसे सिंपल प्रश्न या तो किसी चोटी के नाम से पूछा जाएगा आपसे कि वो किस जिले में स्थित है, या फिर उसकी ऊंचाई आपसे पूछ ली जाएगी, या फिर आपको कोई 4 पर्वत चोटी दी जाएगी और उन 4 पर्वत चोटी की जो हाइट है वो आपको लगानी होगी सही तरीके से। ठीक है, क्रम अनुसार आपको उसकी हाइट के अनुसार उसको लगाना होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा इसमें बनता है वो इस तरीके से पूछता है कि पर्वत चोटियों को बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए। मान लीजिए आपको नंदा देवी, मुकुट, सतोपंथ और केदारनाथ पहली 10 चोटियों में ये 4 नाम अगर आपको आगे पीछे करके दे हमको मिलते हैं तो जिसमें हमें इसको बढ़ते से घटते क्रम में लगाना होगा या घटते से बढ़ते क्रम में इसको लगाना होगा। तो ये थी हमारी उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण चोटियां जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो हमारी पहली 10 चोटियां हैं इसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे कि आपको जो हमारी पहली 10 ऊंची चोटियाँ हैं वो आपको आसानी से याद रहे कि उन चोटियाँ कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, तो जो पहली हमारी 10 पर्वत चोटियाँ हैं तो उत्तराखंड में जो पहली 10 चोटियां हैं उनको याद करने की मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आपको वो 10 चोटियां आराम से या आसानी से याद हो जाएगी। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? वो शॉर्ट ट्रिक है, नंदा का सुंदर मामा मुझे चौखंबा में त्रिशूल के साथ दून केदार ले गया। ठीक है, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। नंदा का सुंदर मामा मुझे चौखंबा में त्रिशूल के साथ दून केदार ले गया। इसको मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नंदा का सुंदर मामा मुझे चौखंबा में, मैंने कहा त्रिशूल के साथ दून केदार ले गया।
ठीक है, इसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत का कामेट, सुनंदा, माँ से माड़ा और मुंह से मुकुट पर्वत, चौखंबा एक जगह है जहां पर जो नंदा के मामा हैं वो मुझे त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल के साथ कहाँ लेके गया कि दून केदार ले गया। त्रिशूल 7 हो से हमारा बनेगा सतोपंथ पर्वत, और दू से दूनागिरी, और के से केदारनाथ पर्वत। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ये पढ़ने की ज़रूरत है। एक ही बार पढ़ने से आपको आसानी से जो पहली हमारी ऊंची 10 चोटियां हैं ये आपको याद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना उत्तराखंड में पाई जाने वाली हिमानियों को, फिर उसके बाद जो हमारी ऊंची चोटियां थी, यहाँ समथिंग 20-21 ऊंची चोटियां मैंने आपको बताई जो ऊंचाई से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। और साथ ही जो पहली 10 ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।